चलिए, कैसे हैं विद्यार्थी जी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और कल के क्लासों में आपके लिए मैं एक क्लास लिया था, 90 दिनों में कैसे टॉपर करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास था और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और निश्चित ही जब आपको भी पढ़ने का मन ना करे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, यह प्रयास हो सके कि आपके समझिए परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो जाए। उसके बाद जो है ना, हम लोग पिछले सप्ताह में प्रतिदिन हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ है, साइंस का ऑब्जेक्टिव कराए थे। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 से हिंदी का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। ठीक है, फिर जो है ना हम पार्ट 2 में सारे विषय को देखेंगे। पार्ट 2 खत्म हो जाएगा तो पार्ट 3, और यह प्रतिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हम लोग का क्रैश कोर्स चालू ना हो जाए। और बहुत ही जल्द ही आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं। और एक एक बच्चा को पता होता है कि मेरा क्रैश कोर्स क्या होता है। जितने दिन क्रैश कोर्स कराएंगे उतने दिन समझिए आपके लिए प्रतिदिन एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी। क्लास में आपको तैयारियां कराई जाएगी। विशेष आप जब क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो निश्चित पता चलेगा। ऐसे तो बहुत बच्चे को इंतजार होता है, और होना भी क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि समझिए कि हम लोग दिलो जान से लगता है कि मेरा रिजल्ट है, इसके लिए मेहनत करते हैं। तो चलिए, आज जो है ना हम लोग देखेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2, जिसमें 2020 से 2024 तक पूछे गए सारे प्रश्नों का हम समझे कि एक एक करके समाधान करेंगे। और इसी में हम लोग लेकर चलते हैं। आज की क्लास में देखते हैं क्या है जी, हिंदी में कौन कौन सा प्रश्न है। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार पिछले क्लासों में आप भर भर के कमेंट्स दे रहे थे, और इसमें से भी आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसे हमको भी लगता है कि चलो भाई, हमारा जवाब मिल गया। हिंदी है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह हम लोग पढ़ लिए हैं, निश्चित है कि हिंदी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। बस इसको थोड़ा सा लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ही हिंदी को लिखिएगा आपकी अशुद्धि दूर हो जाएगी, सुंदर दिखेगी, और सुंदर दिखेगी तो निश्चित है कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा जाकर के। इसी के साथ हम लोग देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मांगवा किस भाषा से अनुवादित कहानी है। अर्थात जब पूरक हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ाए थे, दही वाली मांगवा आपको याद होगा, यह एक कर्नाटक की कहानी है। और इस कर्नाटक के शहर में एक दही वाली मांगवा रहती है जो दही बेचने का काम करती है। तो चूंकि कर्नाटक से लिया गया है तो कर्नाटक की भाषा क्या होती है, कन्नड़ होती है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, कन्नड़ होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए में दिया है कन्नड़, अरे तो यही होगा भाई। बाकी जो है इसका बी, इसका सी और इसका डी जो है ना ऑप्शन बिल्कुल क्या है, गलत है जाकर के। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है बुआ जी, ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। यानी ढाते विश्वास जो कहानी आपको बताए थे, लक्ष्मी वाला कहानी, किस प्रकार एक बाढ़ है आकर के एक गरीब परिवार के जनजीवन को तबाह किया। और उसी कहानी में मैंने बताया था कि इस कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन हम देखते हैं, आपको मुझे विश्वास है कि याद होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ए में दिया है ईश्वर पेटलीकर, बी में दिया है आपका समझिए कि सात कोड़ी होता, सी में दिया है आपका श्रीनिवास, डी में दिया है सुजाता। हम नहीं बताएंगे, इसका ऑप्शन जो है ना आप खुद जो है ना कमेंट्स में जवाब दीजिए, क्योंकि सबसे हल्का माना जाता आपके लिए। चलिए, 3 नंबर जो सवाल है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। यानी काला पानी जो उपन्यास किसका है। एक में दिया है सात कोड़ी होता, बी में दिया है सुजाता, सी में दिया है सामरदैया, और डी में दिया ईश्वर पेटलीकर। तो याद रखेंगे यह इनका किनका है भाई, तो ईश्वर पेटलीकर का। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर जो प्रश्न है, अंदर की ओर देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा। यह कहानी है, आप लोग जानते होइएगा, चैप्टर माँ से। जब माँ मंगू को भर्ती कराने जाती है पागल खाना में, और वहां पर जो है ना देखती है पागल जहां भर्ती है उस कमरे को, तो वहां का मेट्रन बोलता है कि माँ जी, अंदर देखने का किसी का नियम नहीं है। तो आपका जवाब मिल ही गया होगा, ए में मेट्रन दिया है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी मजिस्ट्रेट, परिचारिका और डॉक्टर क्या है, गलत है जाकर के। 5वां नंबर जो सवाल है बुआ, सबसे वीवीआई सवाल है, ध्यान दीजिएगा बुआ जी। 5वां नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है,
मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? आप बताइए। ऐसे तो माँ भर्ती करना नहीं चाहती थी मंगू को, लेकिन पहली बार जब कुसुम के पागलपन में सुधार हुई तो मंगू ने समझे कि उनके मंगू के प्रति और उस अस्पताल के प्रति माँ को भी दया आई और बहुत जल्द ही अपने बड़े बेटे को पत्र लिखी और बुलवाई। अर्थात इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बड़े पुत्र, बी में दिया है छोटे पुत्र, सी में बड़ी बहू को और सी में डी में छोटी बहू को। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बुआ जी? याद रखेंगे बड़े पुत्र को। छठा नंबर क्वेश्चन उससे भी हल्का है, और हल्का क्यों नहीं होगा? अरे भाई हिंदी ना पढ़े हो, एक बार जो सुन लिया हो क्लास में वह जन्मों जन्मांतर तक याद रहेगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? आदित्य था, अमित था, अमर था कि अच्युत था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्युत हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? अच्युत था। बोलिए बुआ जी, यहां तक आपको किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बताइए, हमको तो आशा है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? यह भी क्वेश्चन समझिए कि लक्ष्मी वाला चैप्टर ढाते विश्वास से लिया गया है। जब बाढ़ आया था तो किसने एक स्वेच्छा सेवक यानी बच्चों का टीम बनाया था बांध की निगरानी के लिए? ऑप्शन ए में दिया है गुण निधि, बी में दिया है लक्ष्मी, सी में दिया है सरपंच और डी में दिया है केशव। तो याद रखिए उसी गांव का एक पढ़ाकू लड़का था गुण निधि, जिन्होंने एक स्वेच्छा सेवक संघ बनाया। वह स्वेच्छा सेवक संघ दिन रात समझिए बांध की निगरानी किया। भले बांध टूट गया अलग बात है, लेकिन बच्चों ने कमर कस करके उस बांध की निगरानी किए थे जाकर के। 8वां नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो देखो ये भी जो क्वेश्चन है उसी चैप्टर से आया है। ऐसे लक्ष्मण जो था ना, लक्ष्मी का पति था और लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। उसके कमीनी से घर का गुजारा बसरा नहीं चलता था, इसलिए जो है ना लक्ष्मी दूसरे के घरों के यहाँ काम करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी और पालन पोषण कर देती थी। इसलिए आप याद रखेंगे कि आप देखिए कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, बंबई में कि मद्रास में, कलकत्ता में कि दिल्ली में? याद रखेंगे बंबई में नहीं, नहीं मद्रास में, नहीं दिल्ली में, वह कलकत्ता में समझिए क्या करता था? नौकरी करता था। 9 नंबर सवाल उससे भी हल्का है, जो मैं पढ़ने से पहले आपको आंसर याद होगा, यानी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। तो भाई क्या होगा? मंगू की बड़ी, जबकि पिछले वाला क्लास में भी इस या क्वेश्चन को बताया गया था। देखिए एक तो बात है, और इस सारे क्लास को कर लिए, इसमें आपका 60 से 80% ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। जैसे यही क्वेश्चन जाके देखिए आपके पिछले क्लासों में यह पूछा गया क्वेश्चन हुआ जाकर के। आगे बहुत सारा क्वेश्चन भी आएगा, सुनिए। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मनु था, कुसुम था, मिन्नी था कि कम्मू था? तो उनकी बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू था जाकर के। 10 नंबर जो सवाल है, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? देख भाई ये तो चैप्टर जब पढ़ाए थे दिल दहला देने वाला चैप्टर था, याद है ना? सबसे अंतिम चैप्टर 5वां पूरा हिंदी का, धरती कब तक घूमेगी। आप बताइए उस तरह किसी को बेटा होना चाहिए? 3 बेटा और एक मतारी को समझिए पेट को नहीं भर सका, जबकि हम अपने मतारी के 10-12 भी बेटे होना तब मतारी जो है ना दूसरे के खेतों में काम करके हमारा पेट भर देती है। लेकिन आजकल के जमाना में हम अपने माँ की पेट नहीं भर पाते हैं। लानत है इसे बेटे का हलाने पर, जैसे सीता माता के साथ हुआ। इसलिए देखिए सबसे नसीब वाले वह होते हैं जिनके पास समझिए माँ होती है। और आज हम लोग देखते हैं कि आज हमारे समाज में माँ के लिए, माँ कितना खाती है यार, माँ के लिए झगड़ा हो जाता है, माँ के एक माँ का समझिए कि मुद्दा बन जाता है, आपस में लड़ाइयाँ होती है और 100 परिवार में 10 परिवार ऐसा भी होता है कि माँ को अलग कर देता है। अरे लानत है ऐसे परिवार पर, लानत है ऐसे बच्चे पर जो माँ को, जो माँ जो आपके पेट में 9 महीना रखी, इतना दर्द से आपको पालन पोषण की, और वही माँ आपके लिए समझिए कि भारी बन जाती है। इसलिए मैं आपसे संदेश देना चाहूंगा कि दुनिया में सबको अलग कर दीजिए, लेकिन माँ को अलग नहीं कीजिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे वह आपकी माँ हो या मेरी माँ हो। माँ ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं होता है, याद रखिएगा। इसी पर मुझे माँ वाला कहानी याद पड़ गया। तो बताओ किस दिन लाइसी बिल्कुल फीकी हो गई? आप बताइए। बोले माँ मान के चलिए आपसे अलग है, पर्व त्योहार के दिन में हम जानते हो ना दूसरे को भी बुला कर अपने घर खिला देते, वो तो माम थी यार। और वह ऐसा बेटा था नारायण बिज्जू, और आपका समझिए कि कैलाश है, होली के दिन भी समझिए कि माँ के लिए अच्छा खाना नहीं दिया गया था। उस दिन उसका लापसी या लाइसी फीकी हो गया था, तो शायद आप जान गए होंगे
किस दिन लाइसी बिल को फेंकी थी? नाहर सिंह वाले दिन, या दुर्गा पूजा वाले दिन, या दीपावली वाले दिन, कि होली वाले दिन? याद रखिएगा होली वाले दिन के दिन है। अब आप बताइए बुआ जी, होली के दिन में आपके घर में पुआ पकवान बने और माँ को दीजिएगा एक साधारण सा खाना, वो फीका अच्छा है? मर जानी चाहिए इसे बेटे को, इस तरह का समझिए माँ के साथ व्यवहार करते हो। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए आगे बुआ जी हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा है। जाति प्रथा स्वाभाविक है, विभाजन नहीं है, क्यों? देखिए जब भीमराव अंबेडकर साहब का हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे जाति प्रथा और श्रम विभाजन, तो बताए थे कि आज हम लोग जो है ना जाति के आधार पर जो अपने काम का बंटवारा कर लिए हैं, यह बिल्कुल गलत है। इंसान की पहचान जाति से नहीं होनी चाहिए, इंसान की पहचान कर्म से होनी चाहिए। जो कर्म करे वही हमारी पहचान है। ऐसा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो आप बताइए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित न होने कारण? तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित न होने कारण। क्योंकि यह जाति प्रथा वाला जो चीज है ना, हमारे इच्छा पर आधारित नहीं होता, हमारे परंपरा पर आधारित है। हमारी परंपरा ने बता दिया कि फलाना जाति हो तो फलाना काम करेंगे, लेकिन यह जो है ना बिल्कुल गलत है। हमारी इच्छा करेगा वो हम काम करेंगे। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली सी बात थी? जब आपको मैं बताया था 20 के दांत, याद है? खोखा खोखी, एक तरफ मदन एक तरफ। गलती कौन करता था, आरोप किस पर लगता था? और इसी आरोप के डर के कारण जो है ना मदन को समझे कि मार खाना मामूली बात हो गई थी। उसके पिताजी मजबूरन में थे, सेन साहब के यहाँ नौकरी करते थे, सेन साहब रोज डांट फटकार लगा देते थे गिरधालाल को, और इसी कारण गिरधालाल आकर अपने बेटे को मार देते थे। तो आप बताइए मदन के लिए क्या खाना मामूली बात हो गई थी? दुकार, प्यार, मार या फटकार? तो याद रखिएगा मार खाना समझिए कि मामूली बात होगी। जब से कंपनी में गया था तब से उसके बाद जो है हमेशा यह पिट जाता था जाकर के। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? यह बैक क्लास में भी आपको बताए थे। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? मेघदूत होना चाहिए। बाकी समझिए जो है ना यह बिल्कुल आपका कथी है, गलत है। 14 नंबर जो प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? आप लोग बहादुर पढ़े होइएगा। बताइए उस तरह का नौकर मिलेगा आज के जमाने में? इतना ईमानदार नौकर जो 1 रुपया भी लेकर के घर से नहीं गया था, लेखक के घर से, निर्मला के घर से, फिर भी उस पर चोरी का आरोप लगा दिया दूर के रिश्तेदारों ने। आगे देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या था? शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर या शिव बहादुर? जल्दी जल्दी कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा आप दीजिएगा कि हमारे देखते कौन आगे बढ़ता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल बहादुर हो जाएगा। 15 नंबर जो सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ है, साहित्य की कौन सी विधिया है? यानी परंपरा का जो मूल्यांकन है यह क्या है भाई? कहानी है कि निबंध है, आकि व्यंग है, आकि संस्मरण है? याद रखिएगा यह निबंध है। बाकी के ऑप्शन आपके क्या है? गलत है जाकर के। देखिए जब मैं अवनियो चैप्टर बढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि ला सतरुज क्या था। तो ला सतरुज क्या था भाई? विद्यालय था, शहर था, गांव था, ईसाई मठ था? तो आप बता दीजिएगा ला सतरुज ईसाई मठ था, जो अवनियो की दूसरी ओर आपका समझिए अवनियो के नए गांव में अवस्थित था जाकर के। 17 नंबर चैप्टर जब मछली पढ़ाए थे, याद होगा कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछलियों में कितनी मछली जिंदा थी? देख भाई ऐसे 3 मछली खरीदा गया था। घर में पिताजी ही मछली खाते थे और 3 मछली में 1 मछली तो ऐसे मर गई थी। कितनी मछली जिंदा थी? तो समझिए कि 2 मछली जिंदा थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा 2। बाकी सब जो इसका जवाब जो है ना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब समझिए कि पढ़े लिखे बच्चे हो, आप ध्यान दे उसी को देखिए जो आपको सही है, बाकी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? याद है ना पहला चैप्टर, राम नाम बिन बिनते जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का या ईसाई धर्म का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, यानी किस धर्म का? सिख धर्म का। आगे 19 नंबर जो सवाल है ध्यान दीजिएगा कि रस खान की कृति है, रस खान ने इसमें क्या लिखा? प्रेम वाटिका, दोहा कोश या मृक्षटिकम या पृथ्वीराज रासो? तब रस खान ने क्या लिखा था?
प्रेम वाटिका लिखा था? इसका जवाब जो है ना आप जो है जानते भी हैं और नहीं जानते तो याद रखिए इसको। 20 नंबर जो प्रश्न है, घारानंद किनके सैनिक द्वारा माने गए? याद है ना, घारानंद सुजान नाम में एक नर्तकी से प्रेम करते थे। कितना प्रेम करते थे भाई? अब उतना प्रेम कोई करने वाला मिलेगा जो अपने समझिए कि आंसू को समझिए कि बादल के माध्यम से उस सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी समझिए कि सुजान को कोई फर्क नहीं था। तो आप बताओ कि घारानंद किनके सैनिकों द्वारा मारा गया? मोहम्मद गोरी या नादिर शाह, औरंगजेब या मोहम्मद शाह रंगीले? तो याद रखेंगे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए। आगे 21 नंबर सवाल जो है ना व्याकरण से है। व्याकरण में पूछा गया कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 और 4। छोटा छोटा बच्चा जानता होगा व्यंजन के आपके 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। इसलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। 22 नंबर भी व्याकरण से है। अंतःपूरक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए इसका ना ये दिया है अंतःपूरक। अंतःपूरक का मतलब होता है अंत प्लस पूरा। जैसे प्रातः काला होता है उसी तरह जो होता है अंतःपूरा होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाना है? सी, अंत प्लस पूरा। बाकी जो है ना इसके जवाब जो है ना बिल्कुल आपका क्या है? गलत है। निम्न में कौन सा शुद्ध है? यानी 4 शब्द आपको लिखा गया, ध्यान दीजिएगा कि 4 शब्द आपको यहाँ पर लिखा गया है। इसे बताना है कि निम्न में कौन सा शुद्ध है? सिंदूर, सूर्य, शासन कि वनवास? इसमें देखिए शासन ऐसा नहीं लिखा जाता है, सूर्य भी ऐसा नहीं लिखा जाता है, सिंदूर में आपका दीर्घ होता है, ये भी गलत है। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वनवास हो जाएगा। 24 नंबर सवाल सुनिए, सुरेश कौन सी संज्ञा? तो देखो भाई सुरेश नाम है और किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी भी नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे वही लड़का कह दे तो बहुत सारे लड़का हो जाएगा, लेकिन राम कहे तो सिर्फ एक ही राम होगा। इसलिए जो भी नाम हो व्यक्तिवाचक होता है। तो सुरेश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कि समूहवाचक? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, सभा शब्द का लिंग बता दीजिए। देखिए सभा शब्द जो है ना, सभा शुरू हुई, वहां पर सभा होने वाली है। लोग ऐसे बोल देते हैं सभा शुरू हुआ। बताइए सभा शुरू होने वाला है और लग रहा है, इसलिए सभा शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग, उभयलिंग, और यह जो है ना इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या है? गलत है। चलिए बुआ जी यहां तक समझ में आ रही है? और जब यहां तक समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स करके बताइए, इसका जवाब दीजिए और बताइए एक भाई की पढ़ाई एक भाई को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर जो सवाल है ध्यान दीजिएगा, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित है शब्द कौन सा सर्वनाम? देखिए मैंने, यह कविता मैंने लिखी है, और मैं बताया था जब स्वयं से काम करने का बोध हो जाए उससे निजवाचक हम कहते हैं। जय मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं आप ही खा लूंगा। और वहां उसी प्रकार है कि यह कविता मैंने लिखी है, मैंने यानी मैं खुद लिखा हूं। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निजवाचक। बाकी निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक बिल्कुल इसका जवाब क्या है? गलत है। देखो भाई 27 नंबर जो सवाल पूछा, मोहन आया, किस काल का उदाहरण? देखिए मोहन आया, देखिए मोहन आया मैं बताया था कि आई ये हो तो समानभूत होता है, और वहीं आ रहा था तो वो तत्कालिक होता है। तो मोहन आया जो है ना भाई, यह आपका कौन भूत है? आपका समान भूत है। कौन भूत है? समान। बाकी यह आपका जो है ना सभी के ऑप्शन क्या है? गलत है जाकर के। 28 नंबर जो प्रश्न है, भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन कौन सा समास है? तो देखिए मैं बोला था जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे हम लोग समझिए कि क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे दाल भात, भाई बहन, जीजा साली, माता पिता। तो भाई बहन कौन सा समास है? जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, क्या द्विगु है या द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है या कि तत्सम है? जल्दी मैं देख रहा हूं कौन बच्चा पहले जवाब देता है। जो बच्चा पहले जवाब देगा उसको कल समझिए कि हम नाश्ता कराएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। कौन देगा भाई? बताओ जल्दी, कौन समास? द्वंद्व समास। चलिए आप लोग का जवाब जो है ना बिल्कुल जो है सही है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास। बाकी के सारे इसके ऑप्शन क्या है? गलत है। आइए 29 नंबर जो है, धन शब्द का पर्यायवाची, यानी धन का एक और नाम बता दीजिए। आपका क्या संपत्ति या तरी या अवधि या हाटल? तो देखिए धन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? संपत्ति। लोग इसे बोलते हैं धन संपत्ति, आपको मालूम होगा। 30 नंबर जो सवाल है, विधवा शब्द का विलोम। देखिए विधवा शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखिए जिसके पति नहीं होते हैं ना उसको विधवा कहते हैं, और जिसके पति होते हैं ना उसको साधवा कहते हैं। इसलिए विधवा शब्द का समझिए कि क्या होगा? विलोम आपका क्या हो जाएगा? साधवा हो जाएगा। विरत गलत है, महत आपका गलत है, संपद भी आपका बिल्कुल गलत है। चलिए
31 नंबर जो प्रश्न है, मदुरई को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था? यानी यूनानी लोग मदुरई को क्या कहा जाता था? बल्लियामाल कहानी है, आपको याद होगा उसी चैप्टर का, नगर चैप्टर का। क्या मंदारा कहा जाता था, या मदोरा, या मदिरा, या मंदिरा? तो याद रखिएगा मदोरा कहा जाता था यूनानी लोग के द्वारा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 32 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? हम देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें शुद्ध चुनना है। हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे, हमको तो अवश्य ही जाना है, मुझे तो अवश्य ही जाना होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, हम तो अवश्य जाएंगे। और देखिए 33 नंबर जो सवाल है, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय था? झूला प्रत्यय का मतलब जो अंत में लगता है, अवसर का मतलब पहले लगता है। तो देखिए झूला में दिया ऑप्शन दिया है ला, उसके बाद आ, ल और अ। तो ये और आपको लगता है कि ला है, तो ला हटाएगा तो झू का कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए झूल प्लस आ झूला बनता है, झूल यानी झूलना, और उसमें आ लगा दीजिएगा तो क्या बनेगा? झूला। इसका सही अब जवाब जो है ना, ला मत मारिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यह जो है ना आपका बिल्कुल क्या है? गलत है जाकर। और आप ला मारते हैं ना भाई, तो झू का कोई अर्थ नहीं होता है, और आ मारते हैं तो झूल का अर्थ होता है झूलना होता है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे हम बढ़ते हैं आपके 34 नंबर प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा 34 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग बता देना आपको। यानी बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है बुद्धिमानी, बी में दिया है ज्ञानी, सी में बुद्धिमान मनी, और डी में दिया बुद्धिमती। तो यही आपका सही जवाब होगा। बुद्धिमान का क्या हो जाता है? बुद्धिमती हो जाता है। जैसे श्रीमान का श्रीमती होता है, उसी तरह बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाता है। 35 नंबर सवाल सुनिए। 35 नंबर सवाल है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए पंचम जो शब्द है पम प्लस चम से बना हुआ। खोज लिए कहा पम प्लस चम है, उसमें हलंत होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाकी जो है ना इसके ऑप्शन क्या है? आपके गलत है। चलिए 36 नंबर जो सवाल हम लोग देखेंगे, दूध के दांत ना टूटना, इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए लोग ऐसे भी बोल देता है कि अभी तोरा दूध के दांत टूटल ना, तू हमरा से बात करवा जा। तो दूध के दांत ना टूटना का मतलब अनुभव ना होना, यानी अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना, या इसका सही जवाब। बाकी दांत ना टूटना, दांत जमना, दांत टूट जाना, गलत जवाब है आपका। 37 नंबर जो सवाल है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम समझ तो, नाम के बदले में जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो क्या होगा? मोहन, आप, कमला, या गुड़िया। तो देखिए ये सब नाम है आपका, ये सब आपका नाम है, इसलिए नहीं होगा। इसमें आपका एक यह है आप, जो नाम नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल है, 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? तो देखिए इसमें नाम लिखा है 4 गज मलमल, यानी आपका समझिए कि जिससे संख्या का बोध हो उसे हम लोग क्या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। बाकी परिणाम गुण है, और सर्वनामिक जो है ना इसका बिल्कुल क्या है? गलत है। बोले बुआ जी कोई दिक्कत? आपको दिक्कत नहीं। देखो पढ़ाई है, बहुत शांत तरीके से होकर पढ़ना पड़ता है, अन्यथा आप जो है इसमें शांत ना होइएगा तो बिल्कुल आप ही परीक्षा देने वाले हो, आप ही का रिजल्ट आने वाला है, और जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तो हम लोग का भी रिजल्ट आता है। इसलिए दुनियादारी के फेर में नहीं पड़ना है। आज से जो 3-3.5 महीना बच्चा है, इसको तपस्या मान लीजिए। मान लीजिए कि आपकी तपस्या है, और 3.5 महीना की तपस्या आपकी रंग नहीं लाएगी तो कहिएगा कि एक भाई जो है ना, भाई को क्या गलत बोल रहा था। ठीक है। 39 नंबर जो सवाल है, देखो पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो का विख्यात कृति क्या है? द अवनियो है, या द विलनम है, या माधवो मोजेल द अवनियो है, या द मादा मोलेज है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। बाकी जो है ना आपका इसका जवाब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो भाई, तो यहां तक ले दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा आपको जो है ना आगे फिर बढ़ाते हैं जाकर के। 40 नंबर प्रश्न से आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि 40 नंबर प्रश्न क्या है। आप लोग आराम से इसी तरह, मैं तो यहाँ आपके साथ चंद घंटा काम करता हूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नर्म निवेदन करूंगा बुआ जी कि आप घर पर ईमानदारी से दिन रात के अंतर को मिटा दीजिए। और दिन रात का जब तक अंतर मिटेगा नहीं, तब तक समझिए कि आपका जो है ना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो है ना आप जो है ना बिल्कुल पढ़िए। दुनियादारी आपको देखिए लोग क्या करता है, जब रिजल्ट आएगा तो लोग वाह वाह करेगा, और रिजल्ट जब नहीं आएगा तो लोग हंसेगा आप पर। इसलिए जो है ना
आज रिजल्ट वाले को ही पूछा जाता है, जाके देखिए जिनका रिजल्ट आता है उनके घर कितना बधाव बढ़ता है, पूरा अगल बगल का लोग समझे खुश रहता है। लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं आता है कोई पूछने नहीं जाता है। एक टीचरे होता है जो कहता है कि जाने दो बुआ, इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल फेल होगा। बाकी लोग सब आपका क्या उड़ा देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। तो इसलिए भाई इस सब पर ध्यान देना है और इस पर ध्यान दे करके आपको आगे तैयारी करना है। लगा दीजिए अपने जिंदगी को दाव पर, तभी जाकर के रिजल्ट दे पाइएगा। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे विद्यार्थी जी कि 40 नंबर सवाल है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली। तालीम माने शिक्षा होता है, यानी बिरजू महाराज को शिक्षा किससे मिली, याद है ना। बिरजू महाराज इतना दुखदायी दिन झेलने वाला कोई नहीं है, और जो दुख को झेला है वही तो दुनिया में आगे खेला है। और इसे सीखना चाहिए हमें पंडित बिरजू महाराज से। पिताजी के श्राद्ध करने के लिए घर में पैसा नहीं था, प्रोग्राम करके समझिए कि पिताजी के श्राद्ध के, और वह व्यक्ति आगे जाकर स्टार बन गए जाकर के। सुनिए बिरजू महाराज को पिता शिक्षा किनसे मिली, दादा से मिली, बाबूजी से मिली, नाना से या कि चाचा से। तो बिरजू महाराज की शिक्षा उनके बाबूजी से ही मिली। वो बार बार इसका जिक्र करते रहे जाकर के। यह सब आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। अब हम लोग आगे देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। आप बताओ यार, मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ या बंगाल में हुआ। तो आप याद रखोगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ। यानी सही जवाब जो है ना आपका ए हो जाएगा। और यह पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। और आपका मैं कई बार बोला हूं कि पहला प्यार, पहला क्वेश्चन, पहला सफलता, पहला कमीनी कभी भूल नहीं पड़ा था किसी भी इंसान को, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर जो सवाल है, अनुमति शब्द का पर्यायवाची क्या। अनुमति माने क्या होता है, तो यहां दिया है असहमत, असहज, अनजान, सहमति। चाहे अनुमति हो या सहमति हो, दोनों में ही समझे कि एक ऐसा अर्थ होता है। इसका सही जवाब यह नहीं होगा भाई, इसका सही जवाब यह नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो जी 43 नंबर जो क्वेश्चन है, रक्षा शब्द का विलोम क्या है। रक्षा समझते हो ना, रक्षा माने किसी को देखना, रक्षा करना, सुरक्षा करना। इसका उल्टा बता देना है, भक्षक, भिक्षा, विनाश या वियोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहते विनाश। यानी रक्षा किसी को करते हैं तो कोई कहता है वो आपका विनाश कर देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा विनाश। उसके बाद 44 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में समझिए कि कौन है। नलिन विलोचन वाला शर्मा की कहानी आपको याद होगा, याद रखिए। या मछली, अक्षरों की कहानी, विष के दांत है, या भारतीय लिपि की कहानी। अब इसको याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा ने किस कहानी को लिखा था। याद है ना दूसर का कहानी, कौन, जल्दी कमेंट्स करके बताइए फटाफट, किस कहानी को लिखे थे। आप बताओ, मछली को, या आपके अक्षरों की कहानी को, या विष के दांत को, या भारतीय लिपि को। तो वो लिखे थे कथी, विष के दांत को। बाकी जो यह ऑप्शन जो है ना आपका कथी है, गलत है। अब आता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। इसको थोड़ी सी याद करने की आवश्यकता है, ताकि हर सब जो है ना एक बार देखिएगा याद होगा, लेकिन डेट सन वाला पर थोड़ा सा आप विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये भी छूटना नहीं चाहिए। 50 में 50 मार्क के आना है, चाहे हमारे परीक्षा में वो 100 दे, 50 दे, 60 दे। अगर आप पढ़ने वाले हो तो किसी में किसी को मारकर चलाओगे जाकर के। देखो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है 1883 में, 1824 में, 1825 में, आकि 1800 आपको समझिए कि 26 में। तो जवाब देना है, हम कमेंट्स बस आपका देख रहे हैं कि आप क्या लिख रहे हैं। क्या जल्दी जवाब दीजिए, इसका सही जवाब को देना है भाई, गलत नहीं बोलना है। क्या जी बोलिए, ये बोल रहे हो, बिल्कुल। और आप ये बोल रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका कब हुआ था जी, 1823 में। चलिए आगे 46 नंबर जो क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। 1857 में पहुंचे थे, 1765 में, 1600 आगे 1783 में। इसका जवाब हम बता देते हैं, 1783 में पहुंचे हुए थे। उसके बाद आगे हम लोग 47 नंबर देखते हैं कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति। यानी अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक ने लिखा है। एक में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में यतीन्द्र मिश्र, सी में अमरकांत और डी में महात्मा गांधी। चलिए आपको जो है ना जल्दी कमेंट्स में फटाफट फटाफट इसका आंसर बताइए। तब तक आपका मैं समझिए कि आपका कमेंट्स बॉक्स देखता हूं कि क्या आप जवाब दे रहे हैं, जल्दी बताइए। नहीं जानते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हजारी प्रसाद आपका द्विवेदी। चलिए यहां तक विद्यार्थी जी कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 48 नंबर, समझिए कि
आपका क्वेश्चन वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि जो अंत में लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे वास्तविक, तो वास्तविक में आप देखिए वीक है, इक है, इक है कि तविक है, तो वास्तव प्लस इक वास्तविक होता है, इसलिए इसका सही जवाब यह नहीं होगा, आपका सही जवाब यह हो जाएगा। यह जवाब गलत, यह जवाब भी आपका गलत है और यह भी जवाब आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखो, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? आपके जबान पर इसका आंसर हुआ है और मुझे विश्वास है कि आप पूरा इसको भरपूर जवाब दे दिए। बताओ किसको कहा? डकैत को, चोर को, हत्यारे को कि नाखून को? जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी, यानी बोले कि नाखून निर्लज अपराधी होता है। कितनों काट दीजिएगा, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेगा और फिर से समझिए कि अपने सिंध पर हाजिर होता है। नाखून चैप्टर वाले जो हम पढ़ा रहे थे उसमें नाखून की चर्चा किए थे कि नाखून के बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे ग्रामर से। एक क्वेश्चन पूछा गया है, नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नी, देखो जिसमें नी होना चाहिए, इसमें हिले नहीं है, इसमें हिले नहीं है, इसमें हिले नहीं है, निःशुल्क होगा, नी प्लस शुल्क, यानी यही इसका सही जवाब डी हो जाएगा, बाकी गलत है। उसके बाद कवि प्रेम घर के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोग की बुद्धि विदेशी हो गई? ये बताओ। मैं आपको स्वदेशी चैप्टर पढ़ा था कि पढ़ी विद्या परदेश की होई विदोषी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई। यानी आप बताइए कौन विद्या? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या की तकनीकी विद्या? तो याद रखिएगा आपका कौन विद्या? सी नंबर, आपका विदेशी विद्या। 52 नंबर जो प्रश्न है, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तंभ शुद्धोपयम, प्रस्तुत पंक्ति आपका किस कविता की है? तो देखिए भारत माता जब पढ़ाए थे ना, तो भारत माता बताए थे कि भारत माता ग्राम वासिनी, आज भारत माता का तप संयम सफल है, जिसने के वजह से आज हम इस आजाद देश में जी रहे हैं। इसका बताओ कहाँ का पंक्ति है? स्वदेशी का, भारत माता का, जनतंत्र का जन्म का, हिरोशिमा का? कहाँ का पंक्ति है जी? तो भारत माता का। याद रखेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। 53 नंबर जो सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? अक्षर ज्ञान कविता याद होगा, अनामिका का, बेटे का नहीं अटक चौकट्ठे में का, यानी यह किसमें आधार बताया गया है? किशोर मनोविज्ञान का, स्त्री मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का कि शिशु मनोविज्ञान का? इसमें याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान का। बाल का मतलब किशोर का मतलब बड़ा बच्चा होता है आपका, यानी 12 साल से अधिक। शिशु का मतलब 1-2 साल का, स्त्री तब जन्म कर रहे हैं, और ये जो बच्चा को सिखाया गया था 5-6 साल का लगभग बच्चा होगा, इसलिए इसको आप याद रखेंगे बाल मनोविज्ञान। बाकी ए, बी और डी इसका कथी है? गलत है। आइए 54 नंबर जो सवाल है, हमारे नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? बताए थे देखिए कि पेड़ पौधा बढ़ रहा है, सारा चीज बढ़ रहा है, लेकिन एक मानव है जो नहीं बढ़ रहा है, वह क्या चीज का शिकार हो गया है? बताइए। तो हमारे नींद में नींद को किसका प्रतीक बताया गया? साहस का, उम्मीद का, प्रसन्नता का कि आलस का? आप बताओ ना भाई। मान के चले आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, नींद किसका प्रतीक है? क्या साहस का? नहीं यार। उम्मीद का? नहीं। प्रसन्नता का? नहीं। नींद आलस का प्रतीक है, इसलिए जो है ना हमेशा नींद को क्या करिए? त्यागिए, तभी जाकर के आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आओ 55 नंबर जो सवाल है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दही वाली मांगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास पे समझौता क्यों कर लिया? दही वाली पाठ में आपका बहू ने सास से समझौता क्यों किया? याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में झगड़ा भी हुआ था, समझौता भी हुआ। क्यों के लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, इस शौक से? प्रेम से कर लिया, या तो समझिए कि उसको डर भी होगा जा करके कि वो रंगपाई ना कर दे। अंत में उसने प्रेम से अपने बेटे को भेजना शुरू की और उसने क्या कर ली कि अपने सास को फिर से मना ली जा करके। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर जो सवाल है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा जीवन का गहरी आंतरिकता स्पष्ट होता है? सात कोड़ी होता का, या समझिए कि बी श्रीनिवास का, सी सुजाता का, आगे डी ईश्वर पेटलीकर का? आपको हम पढ़ाए हैं, इसलिए इसका जवाब हुआ आप दे दीजिए। हमसे कितना बोलवाइएगा, उसी पर से तो हम ही बोल रहे हैं जाकर के। जल्दी कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए, हम अपने कमेंट्स में लिख देंगे आपका जवाब सही है कि गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? बताओ। चंद्रा, गुण डी में दिया चंद्रा, बी में गुण दी अच्युत, शंकर सी में दिया शंकर, मकरा डी में दिया इनमें से सही। तो आप बताओ यार, आपके गांव में समझिए कि जब बाढ़ आएगा तो ये बड़ा हल्ला करता है कि सब करता है, सब करता है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, सब आपका हल्ला कर रहा था। 58 नंबर जो सवाल है, मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी? देखिए माँ चाहती थी कि मंगू की मौत आ जाए,
अपने आप आ जाए। लेकिन कोई चाहेगा माँ कि कोई भी बाल बच्चा जैसा भी हो उसको गला दबा दे, नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो है ना माँ चाहती थी कि प्राकृतिक मौत हो जाए तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। यानी मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा या संतोष। देखिए इसको आप सही याद रखेंगे, बी नंबर मुक्ति मानती थी। आगे 59 नंबर जो सवाल है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? आपको बताना है सुजाता का, सात कोड़ी होता का, श्रीनिवास का, आपको बता देना है आप थे ईश्वर पेटलीकर का। जल्दी बताइए एस रंगराजन किसका किस लेखक का पूरा नाम है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर। बाकी जो है ना इसके आपका जवाब जो है ना बिल्कुल जो है ना आपका क्या है? गलत है। अब हम लोग देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर जो सवाल है, नौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए मैं बताता ऋतु रसाना मूर्धा यानी जीव, ट ठ ड। आप जीभ पकड़ के ट ठ ड बोलिए, नहीं बोला पाएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूर्धा यानी जीव हो जाएगा। कंठ इसका गलत है, उसके बाद तालु गलत है, और उसके बाद आपका दांत भी गलत है। इस प्रकार आज भी हम लोग समझे कि 60 प्रश्नों को देखे, और जब तक क्रैश कोर्स ना हो इसी तरह आपकी जो है ना कुछ घंटों तक समझिए आपकी सेवा करते रहेंगे। क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। एक नए तरीके से आप लोग को ऑफलाइन ऑनलाइन समझिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सवालों को बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो जाए। उसी के साथ जो है ना आप हमारी क्लास है इधर 4-5 दिनों से चल रही है, कैसी लग रही है? आप सभी को हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी इंसान बड़ा हो जाए, लेकिन पब्लिक विद्यार्थी जनता की नजर में कोई बड़ा नहीं होता है। आप ही ने यहाँ तक हमको पहुंचाए हैं, और आप ही जो है ना यहाँ से आगे लेकर जाइएगा। इसलिए एक भाई आपके लिए मेहनत करता है, तो सामने जितने भी मेरे भाई पढ़ रहे हैं उस सबका हक है इस भाई को आगे बढ़ाए। यही आपसे उम्मीद करते हैं। फिर आपको कल लेकर आऊंगा हिंदी के बाद समझिए कि साइंस का इससे भी जबरदस्त ऑब्जेक्टिव और बताते रहूंगा। आप लोग भी समझिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल आपको। चलिए, जय हिंद।